नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 83 अर्थात 83 के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति के पहले अध्याय लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों से ली गई है और यह एक पुनरावृत्ति कार्य है, अर्थात इसमें कुछ सवाल हमसे पूछे गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। कुल 10 सवाल हैं जिनका उत्तर हमें एक एक करके देना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो इस वर्कशीट में पूछे गए हैं और कैसे हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। इनमें से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान नहीं है? यह सवाल नंबर 1 है दोस्तों, और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नंबर 2 चुने हुए शासकों द्वारा प्रमुख फैसले लेना, नंबर 3 कानून का शासन होना और नंबर 4 तानाशाही शासन होना। तो दोस्तों, इस सवाल का विकल्प नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं होती है, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है। सवाल नंबर 2 है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क दें। नंबर 1 प्रमुख फैसले में देरी होना, नंबर 2 खर्चीली चुनावी लड़ाई, नंबर 3 भ्रष्टाचार की संभावना, नंबर 4 अधिक जवाबदेही। दोस्तों, हमें पक्ष में तर्क देना है, इसीलिए अधिक जवाबदेह इसका सही जवाब है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती है अपने ऊपर शासन करने के लिए, और यह चुनी हुई सरकार जिसे जनता खुद चुनती है वह जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होती है। सवाल नंबर 3 है रिक्त स्थान भरिए। भारत में चुनाव आमतौर पर डैश वर्ष में एक बार होते हैं। दोस्तों, 5 वर्ष में भारत में एक बार चुनाव होते हैं। इसलिए इस सवाल में हम 5 वर्ष का इस्तेमाल करेंगे। भारत में जो हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं उनको आम चुनाव कहा जाता है, और ये चुनाव लोकसभा का निर्माण करने के लिए होते हैं। तो हर साल में प्रधानमंत्री को चुनने के लिए और लोकसभा का निर्माण करने के लिए जो देश भर में चुनाव आयोजित किए जाते हैं उन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। सवाल नंबर 4 है बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है? तो दोस्तों, बहुदलीय शासन व्यवस्था वह है जिसमें एक से अधिक दल मिलकर चुनावों में भाग लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको देखेंगे कि चुनावों में भाग लेते हैं लिखा गया है, चुनावों में चुनाव लड़ते हैं यह नहीं लिखा गया, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत यह माना जाता है कि बहुदल अर्थात एक से अधिक दल मिलकर चुनावों में भाग लेते हैं, और इनमें जो भी जीतता है उसका अपना महत्व होता है, हारने वाले का भी अपना महत्व होता है। इसीलिए सारे दल मिलकर राजनीति में भाग लेते हैं, चुनावों में भाग लेते हैं, आपस में मुकाबला नहीं करते। इसीलिए लोकतंत्र में जो चुनावी प्रतिस्पर्धा होती है वह एक स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा होती है, अतः सारे दल मिलकर चुनावों में भाग लेते हैं। सवाल नंबर 5 है कि विपक्षी दल किसे कहते हैं? तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में शासक दल के अलावा जितने भी विरोधी दल होते हैं वे विपक्ष कहलाते हैं, अर्थात वे सारे लोग मिलकर संसद में विपक्ष का निर्माण करते हैं जो चुनावों में हार जाते हैं, जबकि जो दल चुनाव में जीतता है वह सत्ता पक्ष कहलाता है और सरकार चलाने का काम करता है। दोस्तों, इसके बाद सवाल नंबर 6 है जो एक अनुच्छेद है जिसे पढ़कर हमें उसके सवालों का जवाब देना है। तो सवाल नंबर 6 इस प्रकार है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है, लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं, अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद है और इसके आधार पर हमसे 4 सवाल पूछे गए हैं जिनका हम एक एक करके यहाँ उत्तर देंगे। दोस्तों, अनुच्छेद का जो पहला सवाल है वह यह है कि लोकतंत्र लोगों का सम्मान कैसे बढ़ाता है? इसका जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं कि लोकतंत्र में सभी लोगों को समान माना जाता है, क्योंकि इसमें गरीब और अनपढ़ लोगों को भी वही स्थान प्राप्त है जो पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों को प्राप्त है। दूसरा सवाल है कि लोकतंत्र जनता का शासन कैसे है? इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने शासकों को चुनती है, इसीलिए लोकतंत्र को जनता का शासक या शासन माना जाता है।
सवाल नंबर 3, रिक्त स्थान को हमें भरना है। भारत में आम चुनाव आमतौर पर डैश वर्ष बाद होते हैं। इसमें हमें 5 वर्ष लिखना है क्योंकि भारत में आम चुनाव हर 5 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। सवाल नंबर 4, रेखांकित वाक्यांश को सही करके पुनः लिखिए। लोग किसी दूसरे की प्रजा न होकर खुद दूसरों के शासक होते हैं। दोस्तों यहाँ जो दूसरा शब्द है ये रेखांकित पद है और इसी को परिवर्तित करके हमें लिखना है। इसको जो हम सही रूप में लिखेंगे वह इस प्रकार लिखेंगे कि लोग किसी दूसरे की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अर्थात लोकतंत्र में जनता किसी दूसरे की प्रजा न होकर खुद अपने शासक होते हैं। दोस्तों अब सवाल नंबर 7 है। सवाल इस प्रकार है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 कमियां बताइए। अर्थात इसकी जो गलत बातें हैं, दोष इसमें जो निहित हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की 3 प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रमुख फैसलों में देरी होना, क्योंकि जनता जो होती है वो खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनता द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं उसके ऊपर गहनता से विचार विमर्श किया जाता है। इसीलिए इसमें किसी भी निर्णय को लेने में अधिक समय लगता है, जो कि लोकतंत्र की एक कमी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी विषय पर निर्णय तत्काल लेना पड़ता है, जब उस पर भी विचार विमर्श किया जाता है गंभीरता से, तो उसमें भी समय ज़्यादा लगता है। इसीलिए लोकतंत्र की यह एक कमी है। दूसरा है अयोग्य शासक। दोस्तों क्योंकि लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और कई बार जनता द्वारा प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो इतने अयोग्य होते हैं कि वो ठीक ढंग से कार्य ही नहीं कर पाते। अब क्योंकि लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो तो 5 वर्ष के बाद होते हैं, इसीलिए लगभग 5 वर्षों तक जनता को अयोग्य शासकों को झेलना पड़ता है। ये बात अलग है कि अगर लोक संसद में चुनी हुई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस सरकार को बीच में ही त्यागपत्र दे देना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कम से कम 5 वर्षों तक जनता को अयोग्य शासकों को ढोना पड़ता है। तीसरा है दोस्तों बेहद खर्चीली व्यवस्था। दोस्तों लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था में जो आम चुनाव किए जाते हैं उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसीलिए यह माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है वो पैसा बहुत खर्चा होता है और यह एक खर्चीली व्यवस्था है। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर कैसे है। दोस्तों इसमें हमें लोकतंत्र से संबंधित गुणों के बारे में बताना है, क्योंकि वो बेहतर कैसे है यही बातें बताएंगी कि उसमें उसके गुण क्या हैं। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्थाओं से निम्नलिखित अर्थों में बेहतर है। नंबर 1, नागरिक समानता। दोस्तों इसमें सारे लोगों को समान माना जाता है और सारे लोगों को वोट करने का अधिकार दिया जाता है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सारे लोगों को राजनीतिक रूप से समान माना गया है और वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए यह बाकी शासन व्यवस्थाओं से जैसे राजतंत्र से, तानाशाही से बिल्कुल अलग है और बेहतर है। नंबर 2 है जनता का शासन, क्योंकि जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनती है अपने ऊपर शासन करने के लिए, इसीलिए लोकतंत्र को जनता का शासक माना जाता है। नंबर 3, अधिक जवाबदेही। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता खुद अपने शासकों को चुनती है, इसीलिए वो शासक जनता के प्रति अधिक जवाब देते हैं बजाय राजतंत्र या तानाशाही के। तो ये तीनों विशेषताएं बताती हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तानाशाही और राजतंत्र से क्यों बेहतर है, कैसे बेहतर है। दोस्तों सवाल नंबर 9 इस प्रकार है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेदों और तकरारों को कैसे कम करने में मदद करती है। इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करने का काम करते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य तथा निर्णय लंबे विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। साथ ही विपक्ष इन निर्णयों को लेने में तथा सरकार के फैसलों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी कारण लोकतंत्र में मतभेद तथा तकरार अपेक्षाकृत कम होते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 10 जो कि आखिरी सवाल है इस वर्कशीट का, इस प्रकार है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुणों की विस्तृत चर्चा कीजिए। इसमें हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में बताना है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिक जवाबदेही, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है लोकतंत्र में प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, अतः ये जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं।
नंबर 2, जनता की इच्छा सर्वोपरि। इस शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। जिस व्यक्ति को भी जनता के द्वारा सर्वाधिक वोट दिए जाते हैं उसे ही विजयी माना जाता है और उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। अगर आम चुनाव है तो जो प्रमुख प्रतिनिधि होता है प्रमुख राजनीतिक दल का, उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। नंबर 3, शासकों का चुनाव सीमित अवधि के लिए। दोस्तों, तानाशाही और राजतंत्र के अलग लोकतंत्र की एक खासियत होती है कि इसमें जो भी प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है वो जिंदगी भर के लिए या लंबी अवधि तक के लिए शासक नहीं बनता है। वह केवल 5 वर्ष के लिए शासक बनाया जाता है और 5 वर्ष के बाद जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से चुनाव करके नए प्रतिनिधि को चुना जाता है। ये बात अलग है कि जिस प्रतिनिधि को उन्हें अभी अभी अपने 5 वर्ष समाप्त किए हैं, अगर जनता ने उसके कार्य को पसंद किया है और वही व्यक्ति दोबारा से चुनावों में फिर से खड़ा हो जाता है और जनता उसको दोबारा से वोट देती है तो वह दोबारा से जीत जाए। लेकिन चुनाव तो जो होते हैं वो 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं और 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव कराए जाते हैं। इसके बाद है राजनीतिक समानता। दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की भी यह भी एक बड़ी विशेषता है कि इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को समान माना गया है। चाहे कोई अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, वह उसमें कितने भी दोष क्यों न हो, लेकिन वोट देने का अधिकार सारे भारतीयों को समान मान कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह वोट देने के लिए सक्षम है, भारत का नागरिक है। तो इस आधार पर भारत में सभी लोगों को समान माना गया है। नंबर 5 है दोस्तों, पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब यह है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो भी चुनाव लड़े जाते हैं वे गुप्त होते हैं और पारदर्शी होते हैं। एक व्यक्ति को एक ही वोट देना होता है और जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विजयी माना जाता है। और इसकी ऐसा नहीं है कि घोषणा कर दी जाए चुनावों के बाद कि ये व्यक्ति जीत गया, ना, मतों की जो जनता ने अपने वोट डाले हैं उनकी गिनती की जाती है और जिस व्यक्ति को सबसे अधिक गिनती मिलती है उसे विजयी घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनता के प्रति, चुनावों के प्रति बहुत अधिक पारदर्शी होती है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 83। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।